Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो भी एक कोवलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी है। जो लास्ट टाइम हमने थ्योरी पढ़ी वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी। उस थ्योरी में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी और वो ये थी कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। लेकिन उस थ्योरी में एक लिमिटेशन भी थी कि वो ये नहीं बता सकती थी कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो आज की जो थ्योरी है यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमें बताएगी कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और इसके साथ साथ ये भी बताएगी कि मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री कैसी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पुराने अपने नॉलेज की जो आपको पता होना जरूरी है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। वो ये है कि अगर आपके पास एटम्स हैं, जैसे ये एक और ये दूसरा, ये दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। जब दोनों एटम करीब आते हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। असल में एटम्स का करीब आना ऐसा है जैसा कि एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा घुस जाना। इसी चीज को हम ओवरलैपिंग कहेंगे और यही ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हमें असल में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताएगा। इस थ्योरी का नाम वैलेंस से स्टार्ट है, यानी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और वो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स का हिस्सा हैं, वो ऑर्बिटल्स जो एक एटम में हैं वो दूसरे एटम के इन्हीं ऑर्बिटल्स के साथ कैसे ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैपिंग का कंसेप्ट असल में इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक अहम मरकज है और अगर आप इसको समझ लें तो आपको बड़ी आसानी से ये थ्योरी समझ में आ जाएगी। हम चंद एक एग्जांपल कोट करते हैं और उसके साथ साथ इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी लेके चलते हैं तो आपको ये थ्योरी अभी याद होने वाली है। हम एटम को देखते हैं उसके ऑर्बिटल्स के साथ। ऑर्बिटल की शेप अगर आपको बनानी आ जाती है या उसका कंसेप्ट आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा इल्म चाहिए तो वो आपको एक लिंक की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसका नाम है शेप ऑफ ऑर्बिटल। वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको ऑर्बिटल्स के बारे में एक इमेज मिल जाएगी कि वो इमेज कैसे काम करती है। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों का फायदा चाहते हैं तो शेयर भी करें। तो बहरहाल ये हमारे पास एटम्स हैं। ये देखें, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक एटम है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि एटम हैज नो शार्प बाउंड्री, तो आप इसको वैसे सपोज कर सकते हैं कि ये एटम की बाउंड्री है, लेकिन एटम के दरमियान में क्या है? एक न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के गिर्द क्या है? न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिटल्स हैं, शेल हैं, लेकिन मैं ऑर्बिटल का तस्वर दे रहा हूं। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये एक गोल सर्कल शो करता है एस ऑर्बिटल को, और अगर मैं इसके साथ साथ पी बनाऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं। बहरहाल हम यहाँ पर एस और पी का तस्वर पेश करेंगे। तो ये आपके पास एस और ये आपके पास पी है। जो पी होता है वो डंबल की शक्ल में होता है और इसको आप इस एक्सिस, जिसको आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस पर अगर लिया जाए तो पी एक्स कहलाता है। और अगर हम इसको ऐसे करके बनाएं यानी कुछ यूं, तो ये आपको y एक्सिस पर दिखेगा। इसी तरह आगे और पीछे भी अगर दिखाना चाहें तो ये आपके पास z एक्सिस है और p की वो शेप जो x एक्सिस के अलोंग होगी px कहलाएगी, और इसी तरह से y के अलोंग py और z के अलोंग pz कहलाएगी। इस तरह मैंने आपके सामने एक ऑर्बिटल बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं s और एक बनाया है p, और वो एक एटम में कैसे रहते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाया गया। अब आप ये तस्वर करें कि बिल्कुल इसी जैसा एक और एटम भी है और ये एटम इसके सामने है। ये दरमियान में न्यूक्लियस है और ये आपके पास वही S, ये PX, PY एंड PZ। अब आप ये सोचें कि ये एटम इस एटम के पास आ रहा है ताकि हम बॉन्ड बना सकें। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के लिए जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब हमने सिर्फ लास्ट यानी वैलेंस शेल कंसीडर करना है और इस शेल को छोड़ देना है।
जो कि पहला शेल होगा। अगर आप चाहें तो इनको एक एनर्जी के एतबार से बनाया जा सकता है, मतलब 1s को थोड़ा नीचे, 2s को ऊपर और 2p को उससे भी ऊपर है, क्योंकि एनर्जी लेवल्स इसी तरह से इंक्रीज कर रहे हैं। फिलहाल हम एनर्जी लेवल्स का तस्करा यहाँ पर नहीं कर रहे, लेकिन ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वैलेंस शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल यानी s का हिस्सा है और ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, लेकिन अभी एक है, मतलब हाफ फिल्ड है, और ये भी आपके पास हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि ये अहम तरीन चीजें हैं और इन्हीं की वजह से आप बॉन्ड बनाने लगे हैं। और अगर आपको एक बात मजीद समझा दी जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के अंदर, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसका वैलेंस शेल पहला ही है, यानी k शेल, और उसमें ऑर्बिटल एक ही या डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही होता है s, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड होता है। इस तरह एक इलेक्ट्रॉन 1s में पाया जाता है और ये हाफ फिल्ड है, मतलब s भी हाफ फिल्ड हो सकता है और p भी हाफ फिल्ड हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं अगर बात करूं फ्लोरीन की, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसे होगी: 2s2, 2px, 2py, 2pz। अब कुल 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 2 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब आप कहेंगे कि यहां पर ये भी फुल फिल्ड है, क्योंकि वैलेंस शेल को ही देखना है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ ये 2px भी फुल फिल्ड है, 2py भी फुल फिल्ड है और 2pz भी फुल फिल्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी हाफ फिल्ड है। अब मैंने आपको चंद एक एग्जांपल कोट कर दी है कि देखें, सिर्फ एक डीजेनरेट ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड हो सकता है, सारे भी हाफ फिल्ड हो सकते हैं और s भी हाफ फिल्ड हो सकता है। अब यही एग्जांपल्स हम इस तरह समझेंगे कि आपको पता लगेगा कि बॉन्ड कैसे बना। अब ये समझ लीजिए कि ये 2 एटम्स किसके हैं, ये समझ लीजिए हाइड्रोजन के हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में तो भाई सिर्फ s होता है, p तो नहीं होते, तो आप p को नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ s की बात करें। तो देखें, ये एक हाइड्रोजन का s है और यहाँ पर ये दूसरे हाइड्रोजन का एक s है। इनकी बाउंड्रीज में नहीं बना रहा हूं, सिर्फ ऑर्बिटल्स बना रहा हूं। ये ऑर्बिटल्स दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने के बाद एक हाइड्रोजन का s दूसरे हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर लेता है। अगर ये ओवरलैपिंग हो गई तो आप इस ओवरलैपिंग को ऐसे दिखा सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लेवल पर, लेकिन अगर आप इसको सिंबॉलिकली दिखाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी एक हाइड्रोजन का 1s जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब वो दूसरे हाइड्रोजन के 1s के पास गया, यानी उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए और मिल जाने के बाद आप बेशक इसको 1s ऐसे लिख लीजिए या ऐसा करें, यहाँ पर बताएं ये हाफ फिल्ड है और ये इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन लेकर आया। इस तरह एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड था वो फुल फिल्ड हो गया, और इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी हुआ और आपके पास एक नई शक्ल बन गई, जिस शक्ल का नाम अब मॉलिक्यूल होगा। तो ये आपके पास सिंपल सी ओवरलैपिंग थी, इसको हम 1s ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में 2 हाइड्रोजन के दरमियान क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है। ये एक बिल्कुल सादा सी एक्सप्लेनेशन है और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ये बात याद रहे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो बॉन्ड के करीब हैं, या आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास एक एटम का न्यूक्लियस है, या आपके पास दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, और हम यहाँ पर एक लाइन सपोज करते हैं, हम कहते हैं दिस इज अ लाइन विच जॉइंस द 2 न्यूक्लियाई, यानी 2 न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली लाइन। और ये जो मैंने दरमियान में फिलिंग कर दी है ये असल में वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उस लाइन पर जो कि 2 न्यूक्लियाई को जोड़ रही है, तो हम कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड होगा, यानी
if the electrons are present around or on the line joining the two nuclei, then the bond formed is called sigma bond. अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कि आपके पास एक तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरा आपके पास सपोज कीजिए फ्लोरीन है, तो फिर क्या होगा? ये रहा हमारे पास वो हाइड्रोजन जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी s रखता है, इसको मैं बोलता हूं 1s, ये हाइड्रोजन के लिए लिखा गया। लेकिन मैंने कहा कि अब बॉन्ड जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बन रहा था, लेकिन अब हम बॉन्ड हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बनाएंगे। तो फ्लोरीन को हमने देखा कि फ्लोरीन का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो 2pz है, और 2pz ये आपकी मर्जी है कि आप हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लें, अगर यहाँ ना रखना चाहें तो आप यहाँ रख लें, और यहाँ ये नहीं रखना चाहते तो यहाँ रख लें, यानी कोई भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी कर लें। और कोई भी एम्प्टी करेंगे उसकी जो शेप होगी यानी P की जो शेप होगी वो डम्बल होगी। अब हाफ फिल्ड S और हाफ फिल्ड P, जिसको आप फिलहाल यहाँ पर सिर्फ 2p बोल लीजिए, ऑफ द फ्लोरीन, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। मतलब हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का एक P आपके पास करीब आने वाला है, और करीब आ जाने के बाद जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग की वजह से एक नया बॉन्ड बनेगा। ये बात याद रहे कि जो न्यूक्लियाई हैं वो कुछ यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह आपके पास एक नई शेप बनने वाली है एक नए बॉन्ड के साथ, और ये एक नए मॉलिक्यूल को जन्म देगी जिसका नाम होगा HF, और इस ओवरलैपिंग को आप sp ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर दोबारा से वही लाइन बनाएं which joins the two nuclei, तो आपको पता लगेगा कि अभी भी वही सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? यानी the electrons are around the line joining the two nuclei। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे सिग्मा बॉन्ड बना था, इसी तरह का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड दोनों जगह बनेगा। अब इन दोनों कंडीशंस में एक बात और भी सिमिलर है। वो बात सिमिलर ये है कि हम इन ओवरलैपिंग का एक स्पेशल नेम भी देंगे, और वो नेम होगा हेड टू हेड ओवरलैप। तो हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब ये है कि जब भी ये बनेगा यानी आमने सामने से ओवरलैपिंग होगी, और जब भी आमने सामने से ओवरलैपिंग होगी ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो अब आपको तारीफ भी आ गई सिग्मा बॉन्ड की। व्हेन देयर इज हेड टू हेड से हेड टू हेड अप्रोच भी बोलते हैं। इफ देयर इज अ हेड टू हेड अप्रोच और ओवरलैपिंग देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो हमने ओवरलैपिंग की बुनियाद पर भी सिग्मा बॉन्ड को सीखा, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो कि उस लाइन पर है जो कि दो न्यूक्लियाई को जोड़ती है की बुनियाद पर भी आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक सिग्मा भी और पाई भी। लेकिन ये बात याद रहे कि पाई बॉन्ड सिर्फ उस वक्त बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा। यानी सिग्मा बॉन्ड अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक नाइट्रोजन का एटम दूसरे नाइट्रोजन के एटम के पास आने वाला है। लेकिन अगर आप ये देखें कि नाइट्रोजन के पास 1 2 3 यानी 2px 2py और 2pz तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, और ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि 2px जो यहाँ पर आपको नजर आएगा, मतलब 2px 3px एक ही बात है, यानी उनकी जो ओरिएंटेशन है वो एक जैसी है। तो बहरहाल आपके पास यहां से 2px दूसरे एटम के 2px के पास आएगा। मतलब ये नाइट्रोजन का एक px है, यानी आप मान लीजिए 2px, और ये दूसरे नाइट्रोजन का 2px है। अब आप कहेंगे कि सर px ही क्यों आएगा, हालांकि यहां पर तो py और pz भी ओवरलैप कर सकते हैं क्योंकि वो भी हाफ फिल्ड है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके लिए आपने छोटी सी बात समझनी है पहले। वो क्या? आप ये समझें कि ये आपके पास 1 2 और 3 यानी 2px 2py और 2pz है। ये ब्लू वाला 2px है मिसाल के तौर पर। जब एक एटम है, इसी तरह का सिमिलर एटम यहाँ पर भी है। जब वो एटम सपोज कीजिए ये आपके पास उस एटम का px है,
के करीब आएगा तो सबसे पहले जो ओवरलैपिंग होगी वो px के दरमियान होगी। अब मिसाल ले लीजिए px आपस में मिल गए। ये px कौन सी अप्रोच में है? ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग या हेड ऑन अप्रोच पर है। तो इस तरह से बनने वाला बॉन्ड फिर दोबारा से सिग्मा होगा। लेकिन मैंने आपसे यही बात कही है कि पाई बॉन्ड उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन जाएगा। तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड को बनाते हैं। तो देखें, ये आपके पास px और ये भी आपके पास एक px। अब दरमियान में क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, और ये जगह क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस। और इस तरह यहां पर भी एक न्यूक्लियस। मैं आपको एक बात समझाता चलता हूं कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है और न्यूक्लियाई होते हैं, वही बेसिक पोर्शन होता है किसी एक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करने का। तो आप यूं सोच लीजिए कि ये आपके पास दरमियान वाला हिस्सा मोटा कर दिया गया है, जबकि ये 1 और 2 जो साइड वाले डंबल के हिस्से थे, इनको आपने छोटा करके बनाना है। इस तरह आप एक नए मॉलिक्यूल की शेप बनाने जा रहे हैं जो कि हेड ऑन अप्रोच के साथ px ओवरलैपिंग करने के बाद बना है। अगर यहां पर भी आप वो लाइन लगाते हैं which joins the two nuclei, देन अभी भी आपको वही तारीफ नजर आएगी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का तस्वर उसी लाइन पर है जो 2 न्यूक्लियाई को जोड़ती है। इस तरह से ये दोबारा से सिग्मा बॉन्ड बना है, लेकिन सिग्मा के बाद अब जो नए बॉन्ड बनेंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि मॉलिक्यूल का एक बेसिक पोर्शन हम इस तरह से शो करते हैं, इस तरह इस शक्ल में भी आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे कि आप ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो 2 न्यूक्लियाई के साथ और दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स हैं को बड़ा करके बनाएं, और जो ये पोर्शन है छोटा करके बनाएं। और जैसे आपको यहाँ पर एक ही डायग्राम में दिखाया गया था, तो अगर आप चाहते हैं कि अलग से डायग्राम बनाना चाहते हैं तो अलग से भी एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये SS ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये SP ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये PP ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ PP ओवरलैप, और ये भी बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा होगा। लेकिन हमारी बात पाई बॉन्ड पर चल रही है कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। अब आप दोबारा देखें आपको ये बात समझा दी गई है कि ये आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और XX ओवरलैप हो चुका है। अब XX को हटा दें क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंट हो चुका है। अब इस एटम का एक Y रह गया है और एक Z, बिल्कुल इसी एटम की तरह जैसे इसके पास भी एक Y रह गया है और एक Z। अब आप तसव्वुर करें कि ये और करीब आने लगे तो क्या होगा? फिर दोबारा से एक ओवरलैप होगा, और वो कुछ इस तरह से होगा। ना सिर्फ ये वाला ओवरलैप होगा बल्कि ये वाला ओवरलैप भी होगा। लेकिन ये दोनों ओवरलैप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप बोल सकते हैं कि ये साइड टू साइड ओवरलैप हैं, चाहे वो ऐसे ऊपर नीचे यानी पी वाई के दरमियान कह लीजिए, या फिर आगे पीछे जिसको पीजी के दरमियान कह लीजिए। ये दोनों ओवरलैप सिमिलर होते हैं, और ये जब तक नहीं होते जब तक XX आपस में नहीं मिलता। तो ये जो पी वाई के साथ और पीजी के साथ ओवरलैप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग, और यही ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड को जन्म देगी। इसको बनाना कैसे है, इसको एक दफा देख लेते हैं। अब आप सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास पी वाई है। इसी तरह से दूसरे एटम के लिए भी आप ऐसे बनाएंगे। अब ये पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा। ये एक नाइट्रोजन का पी वाई है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का पी वाई है। ये दोनों ऑर्बिटल जब एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जैसे कि मैं यहां बना रहा हूं, और ये भी देखें, तो क्या होगा? तो आपस में मिलकर ओवरलैप करेंगे। और ओवरलैप किस तरह का होगा इसको आप यूं करके दिखा सकते हैं। ये एक पी वाई और ये दूसरा पी वाई। अगर कोई आपसे कहता है कि इसके न्यूक्लियस कहां पर है, तो वो यहां पर नजर आएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं? वो दरमियान में नहीं है 2 न्यूक्लियाई के, बल्कि ऊपर और नीचे हैं। मतलब अगर मैं यहां पर भी एक लाइन लगाता हूं विच ज्वाइंस द 2 न्यूक्लियाई, देन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो। तो आपको ये बात फिर समझाते चलते हैं, वो ये व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियाई, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो ये आपके पास एक नया बॉन्ड बना, इसको आप पाई साइन से भी शो कर सकते हैं। और 2 एटम इस तरह से करीब आए कि पहले उनका px और फिर उनका py मिला, और py
पी के बाद जो नेक्स्ट ओवरलैप है वो पी है, उसको भी आप सिमिलरली एक्सप्रेस करेंगे, मतलब बिल्कुल इसी तरह से, और वो एक और पाई बॉन्ड बनेगा। इस तरह यहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। कब? जब नाइट्रोजन का एटम नाइट्रोजन के एटम के करीब आएगा। ये मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन तीनों की ओवरलैपिंग एक साथ भी दिखा सकते हैं। ये आपके पास हो गया PX एक एटम का, ये आपके पास हो गया PY दूसरे एटम का, और इसी तरह से ये आपके पास हुआ PZ, पीछे दिखाना है थोड़ा सा, और फिर इसका बाकी हिस्सा आगे। ये आपके पास PX, PY और PZ है। बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरे एटम के लिए भी इसी तरह PX, PY और PZ बनाना है। ये PX और PX के दरमियान ओवरलैपिंग, ये आपके पास PY और ये आपके पास PZ। अब ये ओवरलैपिंग कैसे दिखाई जाएगी? अब जाहिर सी बात है कि पहले तो हमने PX को मिलाया, फिर हम और एटम के अंदर ओवरलैप कर गए और ये हमने हटाकर फिर उसके बाद PZ या PY ओवरलैपिंग दिखाई। लेकिन यहां पर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतना करीब पहुंच जाएं कि पैरेलल ओवरलैपिंग भी हो जाए और सिग्मा बॉन्ड बनने वाली हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी रह जाए? तो इसको हम थोड़ा सा अपने लिए सिंबॉलिकली या मॉलिक्यूल की जो शेप है वो इस तरह से शो करते हैं कि यहां पर हम इस तरह डायग्राम तो बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये ऐसे करके, यानी कि PY के ऊपर वाले लूप और नीचे वाले लूप के दरमियान भी ओवरलैपिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से PZ के पीछे वाले और आगे वाले लूप्स के दरमियान भी ओवरलैपिंग हो गई, और इस तरह हमने 3 ओवरलैपिंग की, एक हेड टू हेड और 2 साइडवेज। यानी इस तरह से एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के दरमियान एक बना सिग्मा बॉन्ड, इस तरह एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान बना सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बना पाई बॉन्ड PY की वजह से, और एक बना PZ ओवरलैप की वजह से पाई बॉन्ड। इस तरह नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, और यही इस थ्योरी की एक अप्रोच है कि जिसके जरिए से ये बता सकती है कि 2 एटम्स के दरमियान आखिर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड कैसे बनते हैं। अगर आप इस डायग्राम को और भी ज़्यादा ओवरलैप करके दिखाएं, यानी फाइनल ओवरलैपिंग के बाद रिजल्ट क्या होगा, तो कुछ यूं होगा कि ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैप करके, जैसे कि यहां पर हेड टू हेड ओवरलैप करके ये हिस्सा मोटा हो गया था, तो आप यहां पर भी मोटा करके दिखा सकते हैं, ये देखें, और ये 2 हिस्से छोटे। इसी तरह से जब ये ऊपर वाले और नीचे वालों ने ओवरलैप किया, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा भी एक मोटा हिस्सा बन गया और नीचे वाला भी इसी तरह से एक हिस्सा मोटा बन गया, और न्यूक्लियस आपको दरमियान में मिले और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान इस, यानी वो लाइन जो न्यूक्लियाई को जोड़ती है, ऊपर और नीचे मिला। तो यही डायग्राम आपको यहाँ पे भी दिखानी है, क्योंकि यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हुई है। ये रेड कलर में दिखाई जा रही है, एक क्लाउड ऊपर बनाए, एक क्लाउड नीचे, जिसकी वजह से पीछे वाले हिस्से छुप जाएंगे। अब आ जाएंगे ब्लू वाले हिस्से। जो ब्लू वाले हिस्से हैं ये असल में कैसे थे, पीछे और आगे, तो पीछे भी एक डंबल बनेगा और आगे भी एक डंबल बनेगा, जैसे कि यहाँ ऊपर और नीचे बना है, क्योंकि ये इस तरह से ओवरलैप कर रहे थे। अब Z और Z का ओवरलैप कुछ ऐसे था, तो आगे और पीछे इस तरह के मोटे हिस्से कैसे बनेंगे? तो जाहिर सी बात है पीछे वाला हमें नजर नहीं आएगा, आगे वाला हमें नजर आएगा, तो जस्ट आगे वाला आप बनाएं। तो ये आपके पास वो आगे, अब आपको यहां से कुछ पीछे वाले हिस्से भी नजर नहीं आएंगे। तो ये है आपके पास वो फाइनल शक्ल जिसमें आप नाइट्रोजन के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ इस तरह का ओवरलैप्ड मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं, जिसके अंदर P और P और यानी चाहे वो PX हो, PY हो और PZ हो कि ओवरलैपिंग एक साथ दिखाई जा सकती है। बट ये कंसेप्चुअल डायग्राम है, जब तक कि आपको ये 3 डायग्राम यानी P और P ओवरलैप, PX और इसी तरह से PY समझ नहीं आएगा, उस वक्त तक आप इसको नहीं बना पाएंगे। फिर अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए कंटेंट जनरेट करूं। किसी का फ़ायदा चाहते हैं तो शेयर ज़रूर करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।